नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूँ सूरज शाहदेव। एक लंबे अंतराल के बाद आज लगभग 10-15 दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो डाल रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ परेशानियाँ थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया और आज सब कुछ सही सलामत है, तो मैं फिर से आपके बीच में आया हूँ और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ कि क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है या नहीं। आज जिस प्रकार से चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा जारी है, लोगों को जो लोग भाजपा को सपोर्ट किए थे या वोट दिए थे या भाजपा के लिए काम किए थे, उन लोगों को चुनाव के बाद 2 मई के बाद टारगेट करके उन लोगों को घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, घर को ढा दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से लाखों लोग बंगाल से आज पलायन करके असम में रहने के लिए मजबूर है, अगर हम इसकी तुलना आज जम्मू कश्मीर के 1990-91 से करें तो करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से 1990-91 के दौर में जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, आज उसी प्रकार से बंगाल के बांग्लादेश के और रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ पर बंगाल में रहते हैं, उन लोगों के द्वारा हिंदुओं को टारगेट करके उनको घरों को जलाया जा रहा है और मारा जा रहा है। भाजपा के कई ऐसे नेता जो वहाँ के लोकल हैं, वो अपने घरों में कैद हैं और घर से निकलने के लिए डर रहे हैं और केंद्र सरकार से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या केंद्र सरकार इस समय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है या नहीं। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को देखें तो आज आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जिन ताकतों ने वहाँ पर दंगा भड़काया है, आज जिन लोगों ने वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार या मारकाट कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया है। वे लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर इतना दंगा फसाद हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए कि केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। और जैसे ही केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है, या मामला कोर्ट में चला जाएगा और जैसे ही मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट ममता सरकार को पुनः बहाल कर देगी और मोदी सरकार की नाक कट जाएगी, मोदी सरकार को मुंह की कानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यह षड्यंत्र है कि अगर वहाँ मारकाट हो रहा है, भाजपा के समर्थकों को मारा पीटा जा रहा, भगाया जा रहा है, अगर केंद्र सरकार वहाँ पर कुछ नहीं करती है, मोदी जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं वहाँ पर, तो भी जो सपोर्टर मोदी जी के साथ जो आए थे, जो हिंदू मतदाता हैं, जो मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी से प्यार करते हैं, 2024 के चुनाव में उन लोगों का मोदी जी के प्रति मोह भंग हो जाए और वे लोग मोदी जी को छोड़कर किसी और दल में चले जाएं। अगर ऐसा भी होता है तो भी 2024 के चुनाव में मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी और भाजपा की सरकार गिर जाएगी और भाजपा सत्ता से दूर हो जाएगी। यानी कि जिन लोगों ने वहाँ पर षड्यंत्र के तहत यह काम कर रहे हैं, उन लोगों के हाथों में, दोनों ही हाथों में अभी लड्डू है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और कोर्ट में मामला चला जाए तो भी मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करते हैं और वहाँ मारकाट होती रहती है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किया जाता रहेगा, तो भी मोदी सरकार बदनाम होगी, भाजपा बदनाम होगी और हिंदू मतदाता भाजपा से कहीं न कहीं दूर चले जाएंगे। ये दो ही प्रकार की षड्यंत्र है और इसको केंद्र सरकार, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भाजपा के जितने भी थिंक टैंक हैं, वे लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जो आज वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि मोदी डर गया है, मोदी में खून पानी बन गया है, इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मोदी जी और अमित शाह पर भरोसा कायम रखें। मोदी जी और अमित शाह हैं तो आज भारत में हिंदू सुरक्षित है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार पर जो भरोसा आप लोगों का है उसे बना के रखें। लेकिन क्या मोदी सरकार इस तरह से चुप रहेगी या कुछ करेगी या नहीं करेगी। तो अब आप लोगों को ज्ञात होगा कि मोदी सरकार जब से वहाँ पर जो मारकाट हुआ है या हिंसा जो वहाँ पर शुरू हुआ है, उस वक्त बंगाल में ममता की सरकार नहीं थी।
ममता बनर्जी नॉमिनियल नाम मात्र की मुख्यमंत्री थी और वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को मदद करने के लिए थी। वहाँ का जो कानून व्यवस्था या प्रशासन का जो जिम्मेदारी थी वो चुनाव आयोग के पास था। जैसे ही ममता बनर्जी शपथ ली उसके बाद से वहाँ के मुख्यमंत्री बनती है और वहाँ पर फिर जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री पर आता है और इसके लिए मात्र अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं। और इन 3-4 दिनों में अगर आप एक सरकार को बदनाम कर देते हैं, एक सरकार के ऊपर में दोषारोपण देते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है और इसको लेकर के अगर आप धारा 356 या राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस जो संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर आपका अन्याय होगा या कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो वो पुनः ममता बनर्जी उस पर जीत कर आएगी और उसकी सरकार पुनः बहाल हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मोदी सरकार बहुत अच्छी तरीके से कानून की या संवैधानिक की जो पेचीदगियां हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया जा रहा है और उसी के तहत काम किया जा रहा है। अमित शाह जी ने या गृह मंत्रालय ने जिस प्रकार से वहाँ के गृह सचिव से या डीजीपी से वहाँ के बारे में जो हिंसा जारी था या वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो जानकारी मांगी थी चिट्ठी लिख करके, उनको वो जानकारी नहीं मिली। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस पर भी जानकारी नहीं लिखी। तब गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों का एक टीम बनाई है और उस टीम को वहाँ पर भेजा है ताकि वहाँ का जो वस्तुस्थिति है उसके बारे में उसको जानकारी दे सके। दूसरी बात 356 या 357 के बारे में बात न करके अगर हम बात करें 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के गृह सचिव को, डीजीपी को वहाँ की सरकार को बाईपास करके दिशा निर्देश दे सकती है, उनको कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकती है। उसी के तहत अब अमित शाह जी ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है 256-257 के तहत। अब इसके तहत वहाँ के डीजीपी और उसके जो चीफ सेक्रेटरी उनको काम करना संवैधानिक रूप से मजबूरी है, चाहे सरकार वहाँ के चाहे या ना चाहे। अब वहाँ के जो सेक्रेटरी है, डीजीपी है, उनको कानून बहाल करना वहाँ उनकी जिम्मेदारी होगी। इसे केंद्र सरकार बहुत ही तरीके से, सही तरीके से चल रही है, संविधान का पालन करते हुए चल रही है। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, लोगों जैसे लोग जिस प्रकार कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इसको ऐसा किया, नेहरू ने ऐसा किया, तो 135 साल की सरकार जिस प्रकार से संविधान का माहौल उड़ाया था, उसका मजाक बनाया था, आज उस कांग्रेस पार्टी की हालत आप देखिए कहाँ पर है। बंगाल से प्रकार से वो साफ़ हो गया, पूरे देश से कांग्रेस एक प्रकार से साफ़ होती जा रही है, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया का ज़माना आया है, आईटी सेल का जो ज़माना आया है, इसके तहत लोगों को हर बात की जानकारी पर मिल जा रही है। पहले ये बात समाचार पत्रों या टीवी के माध्यम से नहीं मिल पाता था, कहीं ना कहीं इन मीडिया के माध्यमों में सरकार की एक दबदबा होती थी, जिसके कारण ये लोग केंद्र सरकार के बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाते थे या बहुत कुछ खुल के नहीं लिख पाते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, कांग्रेस की एक एक गलतियों की लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है और हम सब के साथ उसको शेयर करते हैं। और आज हम सबको जानकारी हो चुकी है कि किस प्रकार से कांग्रेस की समय में कांग्रेस ने संविधान का, कानून का मजाक उड़ाया है, उसका दुरुपयोग किया था। आज मोदी जी वो नहीं चाहते हैं। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या भाजपा हो, ये चाहती है कि हम संवैधानिक तरीके से देश में शासन करें और लोगों का विश्वास को जीतें। इसलिए दोस्तों, अब जो वहाँ धारा 256 और 257 के तहत जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी लिखने के बाद वहाँ के डीजीपी और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कानून का पालन कराना वहाँ की मजबूरी होगी। और अगर ये दोनों इस चिट्ठी के बाद भी या 256 या 257 के तहत भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तब जाकर वहाँ के राज्यपाल को ये हक बनेगा कि वो इसको आधार बना करके वो केंद्र सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक आवेदन दे सकते हैं या उनको सलाह दे सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको ममता जी को कम से कम 15 से 1 महीना का समय देना पड़ेगा। जब तक ममता सरकार को आप समय नहीं दीजिएगा, वहाँ धारा 356 आप लागू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर उनको समय दिए बिना ही धारा 356 अगर लागू कर दी जाती है तो वह कोर्ट में मामला जाएगा और वो कोर्ट में पुनः ममता बनर्जी सरकार को बहाल कर दिया जाएगा। और इस अपमान से मोदी जी और अमित शाह जी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
इसलिए वो इस तरह के कदम नहीं उठा रहे हैं। या जिन लोगों को जो लोग भी मोदी जी पर भरोसा करते हैं, अमित शाह जी पर भरोसा करते हैं या भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों से निवेदन होगा कि मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या भाजपा हो, इसके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बयान ना दे, क्योंकि विपक्ष वाले ये चाहते ही हैं कि भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं, भाजपा के जो समर्थक हैं, उनके ऊपर मोदी जी के बारे में एक गलतफहमी पैदा हो, रोष पैदा हो और वो भाजपा से दूर चले जाए। लेकिन हम सब नहीं चाहेंगे कि मोदी जी 2024 में फिर से सरकार में ना आए। हम सब यही चाहेंगे कि वो सरकार में सत्ता में आए और पुनः भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जाए। बंगाल में अभी भाजपा मजबूत हो चुकी है। 3 से लेकर के 77 विधायक उसके आ चुके हैं। वहाँ वो संवैधानिक तरीके से या विधानसभा में इसकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और वो अच्छी तरह से उसको लड़ सकते हैं और इसकी तैयारी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर की जा रही है। इसे दोस्तों मोदी जी पर भरोसा रखें, अमित शाह जी पर भरोसा रखें, केंद्र सरकार पर भरोसा रखें। बहुत जल्द जो बंगाल में हो रहा है वो सब कुछ शांत होगा और जो लोग दोषी हैं वे लोग लोहे के शिकंजे के अंदर होंगे दोस्तों। तो यही था दोस्तों बंगाल के बारे में 356 लागू हो या ना हो के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।